नमस्कार। मेरे इस कार्यक्रम ये डेटा क्या कहता है में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं हूं अजय प्रकाश। कोई भी अधिकारी या ब्यूरोक्रेट या फिर राजनेता हो यानी कि पॉलिटिशियन जब किसी बड़े पद पर पहुंच जाता है और एक पब्लिक फिगर बन जाता है तो उन लोगों का दायित्व बढ़ जाता है कि वो जब भी बात करें पब्लिक में तो थोड़ा सोच समझ कर करें, क्योंकि इश्यू यहाँ पर उनकी क्रेडिबिलिटी का आ जाता है कि जब भी वो बोलते हैं वो सही बोलते हैं या गलत बोलते हैं। अक्सर हम लोगों ने ऐसा देखा है कि हमारे पुराने प्रधानमंत्री, चाहे वो राजीव गांधी हो, पीवी नरसिम्हा राव हो, मनमोहन सिंह हो, ये लोग बहुत नाप तोल के बात करते थे जब भी वो पब्लिक के बीच में आते थे। और खास करके जब वो डेटा की बात करते थे तो वो अच्छी तरह से उन आंकड़ों को जानते थे और तभी वो आके जनता के सामने वो बात करते थे, खासकर मनमोहन सिंह जैसे व्यक्ति। अब मेरे पास इसके कोई आंकड़े नहीं है, लेकिन मेरे तजुर्बे से मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर आप कम पढ़े लिखे हैं, तो आप या तो बिल्कुल बात नहीं करेंगे और जब भी आप बात करेंगे, तो कुछ ऊट-पटांग बात ही आपके मुँह से निकल जाएगी। और इस सब में अगर अहंकार भी जुड़ जाता है, तो बात बिल्कुल ही बिगड़ जाती है। ये हम देख चुके हैं कि यूपीए 2 के टाइम काफ़ी मंत्री ऐसे थे जो अहंकारी हो गए थे, किसी की बात नहीं सुनते थे। ये भी एक फैक्टर था उस समय कांग्रेस की हार का। और मोदी सरकार के 10 सालों में तो ये लिस्ट बहुत ही लंबी है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। आप अभी ले लीजिए अश्विनी वैष्णव को, वो लगातार रील बनाने में और सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट डालने में ज़्यादा बिज़ी रहते हैं। वो वहाँ पे अभी एक्सीडेंट हुआ, वहाँ पे मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। ये मंत्री हैं, इन्हें वहाँ जल्दी पहुँचना था। ये सब क्या वहाँ पर सोशल मीडिया पर कर रहे थे, लोगों की जान गई हुई थी। आज इस कार्यक्रम में मैं बात करूंगा एक ऐसे शख्स की जो आप सब उन्हें जानते हैं, जयप्रकाश नड्डा जी। ये भारतीय जनता पार्टी, जो कि अपने को दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कहती है, उसके ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ये 20 जनवरी 2020 से ये पद संभाले हुए हैं। अभी फिलहाल में इनको 2 मिनिस्ट्रियां भी दे दी गई हैं, एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और दूसरी मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। जेपी नड्डा जी के बारे में ये कहा जाता है कि अगर वो चुनाव लड़ने हिमाचल प्रदेश गए तो शायद अपना डिपॉजिट भी वो खो देंगे। ये एक पॉपुलर लीडर नहीं है। इनका क्लेम टू फेम यही है कि ये मोदी जी के काम आते हैं। जो मोदी जी या अमित शाह कहते हैं ये वही करते हैं, या उन्हें जो कहा जाता है वो जाके ये बगैर सोचे समझे ये बोल देते हैं। जेपी नड्डा जी ने 18 मई को इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें आपको याद होगा इन्होंने ये कहा था कि अब बीजेपी को आरएसएस की आवश्यकता नहीं है। उसी इंटरव्यू में इन्होंने एक पासिंग में एक कमेंट भी किया था। ये प्रोग्राम आज का मैं उसी कमेंट को लेकर कर रहा हूँ, ना कि उनके आरएसएस वाले इंटरव्यू के बारे में। वो बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये इतने बड़े पद पर हैं, बीजेपी के अध्यक्ष हैं, और आप ये देखिएगा कि किस तरह से ये लोगों को, जनता को गुमराह करने में लगे हुए हैं। जेपी नड्डा जी की उनकी अपनी पार्टी कितना इज्जत करती है या अमित शाह उनको किस तरह से देखते हैं, मैं आपको 2 वीडियो क्लिप्स छोटे-छोटे हैं, वो दिखा रहा हूँ, उससे आप खुद ही समझ जाएँगे कि बीजेपी में नड्डा जी की जगह कहाँ पर है। पहला क्लिप ये है जो काफ़ी वायरल हो चुका था, जिसमें आप देख सकते हैं कि मोदी जी के साथ नड्डा जी आगे जाना चाहते थे और उन्हें उन्हें खींचकर अमित शाह ने पीछे कर दिया और उनकी जगह वो खुद आगे बढ़ गए। दूसरा क्लिप पब्लिक मीटर के सौजन्य से मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। इसमें अमित शाह और जेपी नड्डा स्टेज पर जा रहे हैं। दोनों ने एक सी जैकेट पहन रखी है। अमित शाह ने क्राउड की तरफ वेव किया, फिर बैठने जा रहे हैं, लेकिन नड्डा जी लगे हुए हैं क्राउड की तरफ हाथ हिलाने। ये बात अमित शाह जी को अच्छी नहीं लगी। आप देख सकते हैं उन्होंने कोहनी पकड़ के नड्डा जी को खींचा और ऐसा लग रहा है कि कह रहे हैं कि भाई बहुत हो गया, अब आप जाके बैठिए। तो ऐसा पार्टी प्रेसिडेंट जब भी बोलता है तो आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि वो शब्द कहाँ से आ रहे हैं। अब आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से हमेशा की तरह निवेदन है कि हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करिए
और अगर आपको हमारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट भी करिए। धन्यवाद। 18 मई के इस इंटरव्यू में जो इंडियन एक्सप्रेस को जेपी नड्डा जी ने दिया था, मेरे हिसाब से उन्होंने एक भी बात सही नहीं की और ना ही कोई ढंग का उन्होंने कमेंट किया। वो इधर-उधर की बातें करते रहे और उसका नतीजा यही रहा कि उनकी पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। ये इंटरव्यू आया था जब 4 फेज़ के चुनाव हो चुके थे और 3 फेज़ अभी बाकी थे। लेकिन इंटरव्यू के बाद उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल इस दोनों जगह पे क्रिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में चुनाव अभी बाकी थे। अगर आप लास्ट कॉलम यहाँ पर देखेंगे तो ये वोटर टर्नआउट है जो तकरीबन हर जगह कम हुआ था। उत्तर प्रदेश में 2% कम हुआ, यहाँ बीजेपी को नुकसान हुआ। गुजरात में 4 साढ़े 4%, यहाँ बीजेपी को नहीं हुआ नुकसान। राजस्थान में 5% कम हुआ, यहाँ पे बीजेपी को नुकसान हुआ। एमपी में नहीं हुआ, हरियाणा में काफी नुकसान हुआ इत्यादि। बीजेपी के पास तो ये डेटा मिनट दर मिनट पहुंच रहा होगा। उन्हें पता होगा कितने कम उनके वोटर्स घर से बाहर निकल रहे हैं। और उस बीच में मोदी जी ने जेपी नड्डा को जाके ये बोल दिया कि आप जाके आरएसएस के बारे में ऐसा कमेंट करिए। अब ये मैं उनकी इंटेलिजेंस और उनके ज्ञान पर ही छोड़ देता हूँ। अब जो आगे मैं आपको डेटा आज के प्रोग्राम में दिखाऊंगा, वो इस प्रश्न से संबंधित है। इंटरव्यूअर ने जेपी नड्डा जी से ये पूछा कि हमने जो केरला स्टोरी में जो नैरेटिव देखा था, वो सही पिक्चर नहीं थी। कुछ ही ऐसे केसेस हैं केरला में जहाँ पे लड़कियां गायब होती हैं। इस सवाल के जवाब में नड्डा जी ने कहा कि नहीं, यहाँ पर यानी कि केरला में सैकड़ों ऐसे केसेस हैं। आप गुमशुदा लड़कियों वाली लिस्ट देखिए। और उसके बाद वो चले जाते हैं बीजेपी और आरएसएस की रिलेशनशिप पर। तो आज इस कार्यक्रम में मैं आपको मिसिंग गर्ल्स यानी कि गुमशुदा लड़कियां या फीमेल्स, वही लिस्ट आपको दिखाऊंगा। केरला की भी दिखाऊंगा और कुछ अन्य राज्यों की भी दिखाएंगे हम आपको। तो आप उसमें आप देख पाएंगे कि ये कितना बड़ा मिसलीडिंग स्टेटमेंट नड्डा जी ने यहाँ पर दिया है। बीजेपी ने ये नैरेटिव शुरू किया था मई 2023 के बाद, जब एक फिल्म आई थी दी केरला स्टोरी। इसका डायरेक्शन सुदीप्तो सेन ने किया था और प्रोड्यूस किया था विपुल शाह ने। ये प्लॉट था कि इसमें दिखाया गया है कि कुछ लड़कियां केरला से, उन्हें जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन किया गया और इस्लाम धर्म ज्वाइन कराया गया और फिर उन्हें आईएसआईएस इस्लामिक स्टेट वहां पर भेज दिया गया। इस फिल्म की मार्केटिंग ये कहकर की गई थी कि ये एक ट्रू स्टोरी है, असली कहानी है और ये हिंदुत्व का जो लव जिहाद वाली थ्योरी है, उसको लेकर ये फिल्म बनाई गई थी। लेकिन विकिपीडिया में ये क्लियरली लिखा है कि ये क्लेम बिल्कुल गलत था कि सैकड़ों या हजारों लड़कियां, हिंदू लड़कियां केरला से वो इस्लाम में कन्वर्ट होके और आईएसआईएस ज्वाइन कर लिया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप विकिपीडिया पर जाकर देख सकते हैं, लिंक मैंने नीचे दे रखा है। तो नड्डा जी का ये क्लेम कि केरला से सैकड़ों लड़कियां गायब हो गईं, चलिए इस बात को हम चेक करते हैं। नड्डा जी जिस सरकार में हैं, उसी का एक विभाग है जिसे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो कहते हैं। हर साल वो क्राइम स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट निकालते हैं पूरे देश के लिए और ये बहुत ही डिटेल्ड रिपोर्ट होती है। इसमें बहुत सारे टेबल्स होते हैं कि क्राइम रिलेटेड। तो यहाँ पे मैंने इसी रिपोर्ट को 2021, 2020, 2022 इन सब रिपोर्ट्स को लेके मैंने ये डेटा निकाला है। दी केरला स्टोरी के आने के बाद से केरला के बारे में मिसिंग फीमेल या मिसिंग गर्ल्स का डेटा तरह तरह से हमारे प्रिंट मीडिया में आने लगा। उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ एक टेबल दिखा रहा हूँ दी न्यू इंडियन एक्सप्रेस से। इसकी एग्जैक्ट डेट ऑफ पब्लिकेशन नहीं पता है, यहाँ अपडेटेड डेट इन्होंने 12 अगस्त 2023 लिखा हुआ है। इसमें इन्होंने 6 साल का मिसिंग डेटा जोड़ के एक फिगर इन्होंने कर दिया है कि 43,272 फीमेल्स went missing in 6 years, 93% ऑफ देम वर ट्रेस, यानी कि 93%
उसमें से ट्रेस हो गई, 7% मिसिंग थी। लेकिन 6 साल का डेटा जोड़ के आप क्या बताना चाह रहे हैं, ये मेरे समझ में नहीं आया है। और केवल एक ही स्टेट का ये पब्लिश किया है, आप बाकी स्टेट्स का भी पब्लिश कर देते, तब भी इट वुड हैव मेड बेटर सेंस। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ केरला के एक स्नैपशॉट से मिसिंग फीमेल्स डेटा का। ये डेटा आपको एनसीआरबी की जो सालाना रिपोर्ट है क्राइम स्टैटिस्टिक्स, उसके वॉल्यूम 3 में टेबल 15 ये आपको रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। उसमें दो तरह से प्रेजेंट किया जाता है डेटा। एक तो गर्ल्स बिलो 18 यानी कि या पर्सन बिलो 18 उनका अलग टेबल है, और फिर एक टोटल है, टोटल पर्सन या टोटल फीमेल, जिसमें 18 साल से कम के लोग भी जुड़े होते हैं। तो मैं आपको केरला का डेटा पढ़ के दिखा रहा हूँ पिछले 2 सालों का, 2021 2022। 2021 में 951 गर्ल्स बिलो 18 ये मिसिंग थी, और 2022 में जो बढ़ के 998 हो गया। इसमें से जो ट्रेस कर ली गई उसी साल में, वो 919 गर्ल्स बिलो 18 ट्रेस कर ली गई थी केरला पुलिस द्वारा, और 2022 में 948 गर्ल्स बिलो 18 ट्रेस कर ली गई थी। टोटल फीमेल्स इसी तरह से 2021 में केरला में 6,608 मिसिंग थे, और 2022 में 6,851 6,891। उसमें से 2021 में 6,242 ट्रेस कर लिए गए, और 2022 में 6,553 ट्रेस कर ली गई थी। ये टेबल देखकर आपको एक बार को लगेगा कि नड्डा जी ठीक ही तो कहते हैं, सैकड़ों लड़कियां गायब हैं। करीब 350 के करीब ट्रेस नहीं हुई हैं हर साल। लेकिन एक मिनट ठहरिए, मैं आपको और भी आगे डेटा दिखाऊंगा, उसके बाद आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचिएगा। अब यही गर्ल्स बिलो 18 का डेटा केरला का आप बाईं तरफ देख रहे हैं, जो मैंने अभी अभी आपको दिखाया था, और इसके बगल में ये गुजरात का डेटा है। यहाँ पे मिसिंग गर्ल्स बिलो 18 2021 में 1,474, 2022 में 1,671, इसमें से ट्रेस हुए 1,109 2021 में, और 2022 में 1,281 1,281। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो गुजरात में तो कई गुना ज्यादा लड़कियां मिसिंग डिक्लेयर की गई हैं। तो गुजरात का डेटा क्यों नहीं दिखाता है कोई? और इसी तरह दोनों को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, केरला और गुजरात मिसिंग फीमेल्स डेटा। बाईं तरफ केरला का डेटा है, मैंने आपको पढ़कर सुनाया, और राइट साइड पे गुजरात का है टोटल फीमेल्स मिसिंग 2021 एंड 2022। लगभग 15,221 मिसिंग थे 2021 में, लगभग इसी के बराबर 2022 में भी मिसिंग फीमेल्स रहे। ट्रेस हुए 2021 में 10,608, और ट्रेस रेशियो 2022 में कम हो गया, केवल 9,818 ही ट्रेस कर पाए। तो लगभग 5-6 हजार फीमेल्स अभी भी गुजरात में मिसिंग है, जो केरला के फिगर से बहुत ज्यादा अधिक है। अगर आपको मिसिंग फीमेल्स की बात करनी ही है, तो आपको वो स्टेट चुननी चाहिए जहां पे ये फिगर सबसे ज्यादा है, और वो स्टेट है वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश। वेस्ट बंगाल में लगभग 75,000 फीमेल्स मिसिंग थी 2022 में, और आधे के करीब ट्रेस हुई हैं। मध्य प्रदेश अगर आप देखेंगे, वहां पे 68,700 फीमेल्स मिसिंग थी। अभी भी 35,000 से ज्यादा जो फीमेल हैं वो अनट्रेस्ड है, उनका अता पता नहीं है। इसी तरह उत्तर प्रदेश, मैंने खास तौर से उत्तर प्रदेश यहाँ डाला है क्योंकि मैं आगे चल के ये भी दिखाऊंगा कि यूपी में किस तरह क्राइम रिपोर्टिंग हो रही है। 2022 में यूपी में 14,540 फीमेल मिसिंग थी, और अभी भी 7,600 का कोई अता पता नहीं है। अब गुजरात तो यूपी तो ये तो मॉडल स्टेट्स माने जाते हैं। एक तो गुजरात मॉडल है, वहां तो कुछ गलत कभी हो ही नहीं सकता। और दूसरा उत्तर प्रदेश, जहां पे अमित शाह जी ठोक के बोलते हैं कि रात में भी 12 बजे अगर लड़की स्कूटी पर सोना पहन के निकल जाए तो उसको कुछ नहीं होता। वहां पे भी काफी सारी लड़कियां अभी भी मिसिंग हैं।
अब आप में से कई ये भी बोलेंगे कि इन स्टेट्स को इस तरह से कंपेयर करना ठीक नहीं है, क्योंकि जहाँ की जनसंख्या ज्यादा होगी वहां का रेशियो भी मिसिंग लड़के या लड़कियों का ज्यादा होगा। ये बड़ी स्वाभाविक सी बात है और इसी तरह से एनालिसिस करना चाहिए। तो चलिए मैं अब आपको ये जिन स्टेट्स का मैंने यहाँ जिक्र किया है उनको पॉपुलेशन से मैं नॉर्मलाइज करके आपको दिखाता हूँ, तब आपको पूरी बात एकदम से क्लियर हो जाएगी। ये वही डेटा है जो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने जनसंख्या से इस डेटा को डिवाइड कर दिया है। ये फिगर्स हैं प्रति लाख, पर 1 लाख क्राइम रेट कितना है। तो केरला में मिसिंग फीमेल्स हैं प्रति लाख 19.7, उसमें से ट्रेस हुई 18.7 पर लाख और अनट्रेस्ड 1 पर लाख है। ये केरला का डेटा है जो आप देखेंगे सबसे ज्यादा कम है, और सबसे ज्यादा एफिशिएंट भी पुलिस यहीं की है, क्योंकि काफी लड़कियां यहाँ पर ट्रेस हो गई हैं। अब आइए गुजरात पर, इसके बगल में। यहाँ पे प्रति लाख 20.8 लड़कियां मिसिंग थी, फीमेल्स मिसिंग है। ट्रेस हुई 13.4 पर लाख, और अनट्रेस्ड है, ये काफी हाई फिगर है गुजरात के लिए, 7.4 पर लाख। केरला से लगभग 7 गुना ज्यादा है। तो इनएफिशिएंसी ऑफ गुजरात पुलिस यहाँ पे सीधे तौर पर दिख रही है। फिर मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश और बंगाल आप देखेंगे बहुत हाई फिगर्स है, 70, 78, 72 पर लाख हैं यहाँ मिसिंग फीमेल। ये बहुत हाई फिगर है और देश में सबसे ज्यादा यहीं का है। यहाँ पे ट्रेस मध्य प्रदेश में हुई 37 पर लाख, और अनट्रेस्ड है 40 पर लाख, यानी कि ज्यादा फीमेल यहाँ पर अनट्रेस्ड रह जाती हैं। यहाँ भी पुलिस की एफिशिएंसी पर सवाल आता है, और इसी तरह बंगाल का भी सिमिलर डेटा है। बीच में आप देखेंगे यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, एक छोटा सा। यहाँ पे सबसे कम लड़कियां मिसिंग है, 6 पर लाख, और अनट्रेस हुई हैं 2.9 पर लाख, और मिसिंग है 3 अनट्रेस्ड है 3.2 पर लाख, जो केरला से 3 गुना ज्यादा है। अब आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि आसपास की सारी स्टेट्स में क्या रेशियो है और यूपी इतना कम क्यों है। क्या यहाँ पे लड़कियां सुरक्षित हैं वाकई में, इसलिए ये डेटा ऐसा है, या कोई अन्य बात है। और अंत में मैं ये आखिरी स्लाइड आपको दिखा के आज का एपिसोड खत्म करूंगा। मैंने वो स्टेट जो यूपी के आसपास हैं उनका डेटा मैंने यहाँ पर प्लॉट किया है उसी तरह। कितने फीमेल्स मिसिंग है पर लाख, वो ग्रे कलर में है। उसके बाद ट्रेस कितनी हुई इस राज्य में, वो पीले कलर में है पर लाख। और कितनी अनट्रेस रही, यानी कि जिनका अता पता नहीं है, वो यहाँ पे पर लाख कितना है। तो अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा लड़कियां दिल्ली में मिसिंग होती हैं। ये उत्तर प्रदेश से लगा हुआ इलाका है। एनसीआर के भी फिगर्स इतने ही है, यानी कि अगर आप नोएडा लेंगे तो उसके भी फिगर्स ऐसे ही आएंगे। मध्य प्रदेश मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, बंगाल आपसे बात कर चुका हूँ, हरियाणा, यहाँ पे भी यूपी से कई गुना ज्यादा लड़कियां मिसिंग है। उसके बाद राजस्थान, वो हरियाणा जितना ही देता है, लगभग 43-44 पर लाख यहाँ पर मिसिंग है, 26 पर लाख ट्रेस हुई, और 20 से कम अनट्रेस रही। उत्तराखंड और बिहार, तो ये सारा जगह यूपी से डेटा ज्यादा है। बिहार भी यूपी की कैटेगरी में ही आता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि यूपी और बिहार, यहाँ पे पुलिस एफआईआर ही दर्ज नहीं करती है। तो जब एफआईआर दर्ज नहीं होगा तो डेटा आपका वहां से गलत ही आएगा। ऐसा हो नहीं सकता है कि एक राज्य में इस तरह का क्राइम बिल्कुल ना हो और उससे 50 किलोमीटर दूर उससे 4-5 गुना ज्यादा ऐसा क्राइम हो रहा हो। तो नड्डा जी जब कहते हैं कि केरला में सैकड़ों लड़कियां गायब हैं, तो उन्हें एक बार दिल्ली का डेटा देखना चाहिए, अपना हरियाणा का देखना चाहिए, मध्य प्रदेश का देखना चाहिए, बंगाल का डेटा देखना चाहिए, और राजस्थान का डेटा देखना चाहिए। कई जगह इसमें उन्हीं की बीजेपी सरकार चल रही है, वहां पे सैकड़ों नहीं हजारों लड़कियां गायब हैं। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, अगले बार फिर मिलेंगे कुछ नया डेटा लेकर। तब तक के लिए
नमस्कार।